नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ बिल पर संसद में मचने वाले घमासान की, मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी सरकार पर तंज की, देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को, क्यों मोहन भागवत के बयान से आरएसएस ने किया किनारा, जानेंगे जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट के सवालों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदलने के फैसले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा उत्तराखंड का भी नाम बदलकर कर दीजिए यूपी2। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से किया वन अधिकार अधिनियम की रक्षा का आह्वान, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दी चेतावनी, कहा जंगल को बिकने नहीं देंगे, अगर किसी भी तरह का नियम पारित होता है तो हम सड़क पर आकर पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, आज से मध्य प्रदेश के 19 शहरों में शराबबंदी लागू, नशा मुक्ति और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर लिया फैसला। 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक टकराव मामले में लोकल कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम रेखा गुप्ता के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू इस बिल पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। जेडीयू का आखिरी वक्त तक पत्ते न खोलना बीजेपी के लिए टेंशन दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया है, लेकिन विपक्ष 12 घंटे का वक्त मांग रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया जाए। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जेडीयू की तरफ से मिल सकता है। जेडीयू ने फिलहाल इस बिल को समर्थन देने पर अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने दावा किया है कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का हवाला देते हुए सरकार से इस बिल को वापस लेने की अपील की। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो अतीत में हो गया उसको न छेड़ा जाए। यानी जेडीयू के अंदर से ही विरोध के कई सुर उठ रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि लोकसभा का इंतजार करिए, पार्टी अपना रुख लोकसभा में साफ करेगी। इस तीखी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। साफ है, बीजेपी इस बिल को लेकर बुरी तरह से उलझ गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिल सिर्फ एक धर्म को निशाना बना रहा है, लेकिन टीडीपी की तरफ से जरूर इस बिल को समर्थन दे दिया गया है। इन हालात में कहना मुश्किल है कि ये बिल पास हो पाएगा। वक्फ बिल के साथ साथ जनगणना के मुद्दे पर भी मोदी सरकार घिर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर जनगणना में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से तत्काल जनगणना और जातिगत जनगणना शुरू करने की मांग की। खड़गे ने कहा कि इस देरी से कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान देश में जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से तत्काल जनगणना और जातिगत जनगणना शुरू कराने की मांग की। खड़गे ने कहा कि भारत में 1881 से हर 10 साल में होने वाली जनगणना कभी नहीं रुकी, चाहे विश्व युद्ध हो या 1971-72 का भारत पाक युद्ध, लेकिन मौजूदा सरकार ने पहली बार इसमें रिकॉर्ड देरी की है। उन्होंने बताया कि 1931 में जातिगत जनगणना भी हुई थी और गांधी जी ने इसे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण बताया था। खड़गे ने कहा कि जनगणना से जनसंख्या, रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे अहम आंकड़े मिलते हैं जो नीति निर्माण के लिए जरूरी हैं, लेकिन इस देरी से कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी योजनाएं जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर हैं और इसकी देरी से करोड़ों लोग इन योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इस साल के बजट में जनगणना के लिए केवल 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि अपर्याप्त है। दुनिया के 81% देशों ने कोविड-19 के बावजूद अपनी जनगणना पूरी कर ली है। सरकार बिना देरी की जनगणना और जातिगत जनगणना शुरू करे ताकि नीति निर्माताओं को सटीक आंकड़े मिल सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी देखा जाए तो खड़गे ने जनगणना और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को सदन में घेर लिया है। अब केंद्र इस पर क्या जवाब देता है, ये देखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर पूरी सख्ती बरत रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है।
देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जनता और राजनेताओं की राय बटी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ऐसी कार्रवाइयों की निंदा कर रहा है और प्रभावितों को मुआवजा देने के आदेश दे रहा है। प्रयागराज मामले में कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी थी और इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि वो 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दे। इस फैसले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही पूरी तरह कोई पूर्ति कर सकता है। बताते चले कि कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल अनुचित थी, बल्कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि बिना नोटिस के घर तोड़ना मनमानी है और सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ, तो ऐसी कार्रवाई फिर कैसे जायज हो सकती है। ये फैसले बुलडोजर कार्रवाई की वैधानिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं यूपी सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं आरएसएस ने भी काशी और मथुरा को लेकर नई घोषणा की है। खबर है कि सरकार्यवाह होसबले ने कार्यकर्ताओं को दोनों मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति दे दी है, जिससे मोहन भागवत के फैसले को चुनौती बताया जा रहा है। तो आखिर क्यों मोहन भागवत के फैसले के विरोध में आया है आरएसएस? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में लगातार मंदिर मस्जिद की विवाद पर जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये साफ कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर को ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसी मुद्दे पर आरएसएस की तरफ से एक भागवत से अलग बयान सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने काशी और मथुरा को लेकर नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से जुड़े अभियानों में भाग लेते हैं तो संगठन को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने मस्जिद को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर उन्हें वापस लेने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी भी दी। दरअसल होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस के मुखपत्र विक्रम से कहा, उस समय 1984 वीएचपी और संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी कि अगर हमारे स्वयं सेवकों का एक वर्ग इन तीनों मंदिरों अयोध्या में राम जन्मभूमि सहित के मामले में एकजुट होना चाहता है तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। साथ ही उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण से संबंधित मौजूदा चिंताओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने छुआछूत को खत्म करने पर जोर दिया। वही भाषा नीति पर होसबोले ने 3 लैंग्वेज नीति का समर्थन करते हुए कहा कि ये 95% भाषाई विवादों का समाधान है। उन्होंने कहा कि हमारी सभी भाषाओं ने गहन साहित्यिक कृतियां रची हैं। अगर आने वाली पीढ़ियां इन भाषाओं में नहीं पढ़ेंगी और लिखेंगी तो वह कैसे जीवित रहेंगी। अब भले ही होसबोले ने कई मुद्दों पर चिंता जताई हो, लेकिन काशी और मथुरा को लेकर की गई घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब आरएसएस मोहन भागवत को संगठन से बाहर निकालने की तैयारी में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। इधर मुश्किलें जस्टिस यशवंत वर्मा की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले नोटों का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से 3 बड़े सवाल पूछे, जिनका उन्होंने लिखित में जवाब दिया। तो क्या सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कथित तौर पर दिल्ली में मौजूद उनके सरकारी आवास पर बड़ी तादाद में कैश मिलने से उनका नाम चर्चा में है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से 3 बड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों में सीधे तौर पर घर में लगी आग और कथित नोटों के जलने को लेकर सवाल पूछा। जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल था कि वो अपने परिसर में स्थित कमरे में नकदी की उपस्थिति का हिसाब कैसे देते हैं। दूसरा सवाल था उस कमरे में मिले कैश का सोर्स क्या है, इसके विषय में भी बताएं। वहीं तीसरा सवाल ये था कि वो व्यक्ति कौन है जिसने 15 मार्च की सुबह कमरे से जले हुए पैसे को निकाला था। जस्टिस वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों सवालों के सीधे जवाब दिए। जस्टिस वर्मा ने घर से कैश मिलने की बात को सिरे से नकार दिया है। पहले सवाल के जवाब में उन्होंने लिखित रूप से कहा
कि मुझे कभी भी घर के स्टोर रूम में पड़े किसी पैसे या नकदी के बारे में नहीं पता था। ना तो मुझे और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कैश यानी नकदी के बारे में कोई जानकारी थी। ना ही इसका मुझसे या मेरे परिवार से कोई संबंध है। मेरे परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को जिस रात को आग लगी उस रात को ऐसी कोई मुद्रा दिखाई नहीं गई। दूसरे सवाल पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि पिछले प्रश्न के जवाब से साफ तौर पर जाहिर है कि दूसरे प्रश्न का जवाब यानी कैश का सोर्स साफ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे प्रश्न का जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं इस आरोप को पूरी तरह से नकारता हूं कि हमने स्टोर रूम से नोट निकाले हैं। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों की पहेली उलझती जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया को उलझा दिया है। शेयर बाजार के सूचकांक काफी घाटे में नजर आ रही हैं और ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का फैसला लागू होने से ठीक पहले हो रहा है। तो कैसे ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर के बाजारों में मचा कोहराम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम देशों पर जवाबी टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। भारत समेत कई देश जिनके साथ अमेरिका को व्यापार में घाटा हो रहा है, उन सभी पर 2 अप्रैल से टैरिफ लागू हो जाएगा, जिसे लेकर पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर अमेरिका, एशिया प्रशांत और यूरोप के निवेशक काफी डरे हुए हैं। ट्रंप का ये फैसला अभी लागू हुआ भी नहीं था कि बाजारों में इसका असर पहले से ही दिखाई देने लगा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। 31 मार्च को जापान के निक्केई सूचकांक में 4% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3% गिरावट आई। यूरोपीय बाजारों में भी इसका व्यापक असर दिखाई दिया। ब्रिटेन का FTSE 100 0.9% गिर गया। जर्मनी का DAX 1.3% नीचे आ गया और फ्रांस का CAC 1.6% तक लुढ़क गया। वहीं अमेरिकी बाजार में S&P 500 में 0.4% की गिरावट आई। प्रौद्योगिकी प्रधान नेस्डैक में 1.2% की गिरावट आई और डाउ जोन्स में 0.2% की बढ़ोतरी हुई। अब बात करें भारतीय शेयर बाजार की, तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। सेंसेक्स 1390 अंकों की गिरावट के साथ 76,024 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंकों की गिरावट के साथ 23,165 पर बंद हुआ। BSE मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। BSE के टॉप 30 शेयरों में से 29 शेयर गिरे हैं। इन हालात के बीच ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को बढ़ाकर 35% कर दिया है। पहले ब्रोकरेज ने मंदी आने का 20% अनुमान जताया था। ऐसे में मार्केट में जोखिम और बढ़ गया है और निवेशक डरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर 2 अप्रैल को टैरिफ लागू हो जाता है तो फिर शेयर बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है और अब खुद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो ऐसा क्या कुछ कहा यूनुस ने जिस पर छिड़ा है विवाद, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात बेहद खराब है। भारत के साथ उनके रिश्तों में भी काफी दूरियां आ गई हैं और अब अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के एक बयान ने दोनों देशों में तनाव को और बढ़ा दिया है। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है वो लैंड लॉक्ड है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है। यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यूनुस के इस बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने यूनुस की इस अपील को हैरान करने वाला बताया। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स में निवेश का ऑफर दिया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास का भी है। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के मूल भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन का निवेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में सबकी नजरें मोदी सरकार पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इसे लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बांग्लादेश भारत की घेराबंदी करने के लिए चीन को अपने यहाँ दावत दे रहा है। बांग्लादेश सरकार का ये रवैया हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार मणिपुर की सुध नहीं ले रही और अरुणाचल में चीन पहले से ही गांव बसाकर बैठा है। हमारी विदेश नीति इतनी दयनीय स्थिति में है कि जिस देश के निर्माण में भारत की मुख्य भूमिका थी, वो भी आज हमारे खिलाफ गोलबंदी में जुटा है। साफ है, मोदी सरकार पर भी यूनुस सरकार को उचित जवाब देने का दबाव है। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हिंदू राष्ट्र निर्माण में शामिल नंबर 1 राज्य उत्तराखंड की सरकार ने कल थोक में वहां के जगहों के नाम को बदल दिया, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी जमकर किया है। अब अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री कभी बेरोजगारी, महंगाई, सड़कें, बिजली, शिक्षा इनके ऊपर भी बात करते और अपनी भाषण में उनका उल्लेख करते तो बहुत अच्छा होता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सरकार तो है लेकिन बस नाम की। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।